ठीक है। अच्छा बच्चे, तो ये सर आपने वो ग्राफ समझ जैसे गए? नेट स्पीड मैं की। रिपीट करो। ठीक है, रिग्रेशन के अंदर हम ग्राफ बार किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले आप एक्स जो है एक्स बार और वाई बार को जो है फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक्स और वाई बार फाइंड आउट किस तरह की जाती हैं? जो आपकी वैल्यू आई होती है वो आप लोग सिलेक्ट करते हैं। जस्ट लाइक 50, इसकी वैल्यू है 57.7, तो आप क्या करते हैं 57.7 को इंडिकेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आप इंडिकेट करते हैं वाई की वैल्यू को। जस्ट लाइक वाई की वैल्यू 55.2 है, तो 55.2 जस्ट लाइक यहाँ पे आ रहा है, तो आप क्या करते हैं एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, और ये बॉक्स इस तरह बन जाता है। ऊपर आप एक्स की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, एक्स बार की वैल्यू, और नीचे आप किसकी वैल्यू लिखते हैं? वाई बार की वैल्यू लिखते हैं। सही है बच्चे, ये यहाँ पे हो गया। फिर आप वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों तो सॉल्व कर लिए, थर्ड अब हम सॉल्व करेंगे। जस्ट लाइक 87 पर 22 है, तो 87 यहाँ पे जस्ट लाइक बन रहा है आपका 87 बन रहा है, और यहाँ पे सॉरी 87 आपका जस्ट लाइक यहाँ पे बन रहा है, और सेकंड क्या है 22, 22 जस्ट लाइक यहाँ पे आपकी वैल्यूज आ रही है। तो आप इन वैल्यू को अब यहाँ पे आप पॉइंट आउट करेंगे। एक आपने जो है पॉइंट लिया और उसको सर्किल कर दिया। लाजमी नहीं है सर्किल करें, आप ट्राइंगल भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से पैटर्न बना सकते हैं, या इसको स्टार भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब आ रही है बात समझ में। इसी तरह 74 की वैल्यू आप देखेंगे। ठीक है, 74 की वैल्यू 27 पे 74, यानी कि ये यहाँ पे 74 आ गया, 27 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसी तरह आपकी जस्ट लाइक ये वैल्यू सर यहाँ पे बन रही है, तो आप यहाँ पे बना। जी बच्चे। सर आप वाई एक्सिस पे जो है एक्स की वैल्यू देख रहे हैं? जी बच्चे, एक्स बार पे जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यूज बेटा? ये तो सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल उल्टा ही हो गया। ये आपका एक्सिस एक्सिस है, वो वाई एक्सिस है, सॉरी। ये आपका एक्स एक्सिस की वैल्यूज हैं, और ये वाई बार की है। इसी तरह है ना? सॉरी बच्चे। जी सर। ठीक है, अब आगे बात समझ में। ठीक है, आप ग्राफ आगे सर जो समझ। हमने ये एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखी है, जो एक्स बार की वैल्यू लिखी है, वो हम वाई की जगह पे लिखेंगे? आप वो y की जगह लिखेंगे, और यहाँ पे जो है हम ये x एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, और y की यहाँ पे लिखेंगे। और इस तरह जो है x से आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जस्ट लाइक x 95 है, तो आप यहाँ पे 95 को चूज करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक आपकी वैल्यू 95 यहाँ आ रही है। ठीक है, कहाँ पे 95 यहाँ पे वैल्यू आ रही है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ रही है? 9 आ रही है। y की वैल्यू 9, यानी कि ये यहाँ पे आ गई। तो आपका जो है ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। आ रही है बात समझ में? यस सर। अब इस तरह से आप इसको वैल्यूज देते जाएंगे, 92, 87, 74, ये पूरा जो है आप इस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जितने भी मैंने रिग्रेशन करवाए हैं वो रिग्रेशन आप इस तरह से इसके ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज आपके सामने हैं, ये इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, ये भी ग्राफ बनाना है, बाकी जो मैंने आपको बनाए हैं वो भी ग्राफ आप लोगों को जो है वो बनाने हैं। सही है बच्चे? सर सबके। हाँ, सब रिग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके ग्राफ बनाएंगे आप लोग। ओके सर। ओके बच्चे, चले ठीक है, आगे चलें अब। आज हम जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक तो आप लोगों को ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, तो आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों के मैं मैसेज पढ़ लूँ, क्या मैसेज है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं वो। हाँ सही, ठीक है बच्चे, मैंने रिकॉर्ड पे लगा दिया है। ठीक है, बहुत एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा। आप अगर रिकॉर्ड पे ना हो तो आप मुझे बता दिया करें, ताकि ये सारी चीज़ें मैं अपलोड कर दूं। आप लोगों को मैंने कल परसों मैंने अपलोड कर दिया है, आपको तमाम लेक्चर मिल गए होंगे, आई होप आ गए लेक्चर, देख लिया आप लोगों ने? अच्छा बच्चे, तो टुडे विल स्टडी ऑफ द एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिसर्च के अंदर। ठीक है, जब भी हम रिसर्च का काम करते हैं, चाहे एमफिल का काम हो, एमएससी का काम हो, पीएचडी थीसिस का काम हो, तो वहाँ पे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की जाती है, यानी कि एनोवा को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इनोवा के बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर भी हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर भी जो है वो यूज़ होते हैं ज़्यादातर। ये तमाम जो मैं रिग्रेशन कोरिलेशन करा चुका हूँ, इनके ग्राफ्स भी बनते हैं, और ये इनके सॉफ्टवेयर हैं। हम इसको प्रैक्टिकली क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको बेस का पता हो। जिस तरह जो है हम प्राइमरी में या जो है नर्सरी लेवल पर बच्चों को
मल्टीप्लेक्शन, डिवीजन, सबट्रैक्ट और ये जो है एडिशन हम पढ़ाते हैं, इसका क्या मकसद होता है, बच्चों को जो है बेसिक उनको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें कैलकुलेटर पे भी की जा सकती है। तो इसी तरह इनके सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, लेकिन आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए कि ये चीज़ें होती क्या हैं और किस तरह इनको अप्लाई किया जाता है, ठीक है बच्चे। तो एनालिसिस ऑफ वेरियंस में क्या होता है कि ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जब आपके पास ग्रुप्स हों, आपके डेटा ग्रुप्स के अंदर हो, ठीक है। ग्रुप्स के अंदर मकसद ये है कि जस्ट लाइक आपकी क्लास है, आपकी क्लास में दो बल्कि 3 बेस पे या 2 बेस पे डिवीजन कर ली जाती है, 1 बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। बॉयज का ग्रुप अलग और गर्ल्स का ग्रुप अलग, ठीक है। तो ये क्या होगा, ग्रुपिंग हो गई। या आप इस तरह से ले लें, एज का ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। तो एज का ग्रुप जो है 18 तक, 10 to 18 तक और 18 to 25 तक, यानी कि 2 अलग अलग ग्रुप बनाते हैं। चलें इस पे भी नहीं, हाइट पे बना लें, ठीक है। तो जब आप ग्रुप फॉर्म करते हैं तब आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को अप्लाई करते हैं। जब आपके पास ग्रुप 2 से ज़्यादा हों, एक नहीं 2 से ज़्यादा हों, ठीक है, जेंडर बेस के भी हो सकता है, किसी बेस पे भी ग्रुप बनाया जा सकता है, ठीक है। तब क्या किया जाता है, उन ग्रुप के मीन को कंपेयर किया जाता है, उनके सैंपल्स को कंपेयर किया जाता है, तो इसको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहा जाता है। वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ, क्या होता है कि जब आप लोग किसी कोई काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, जब आपका डेटा ग्रुप के फॉर्म में हो, ग्रुप के फॉर्म में होता है, तो आप लोग क्या करते हैं, तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अप्लाई करते हैं, आप उनकी रिसर्च जो एनालिसिस करते हैं, तो इसको कहा जाता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। जस्ट लाइक इसमें लिखा, इट कैन बी यूज इन केस वेयर देयर आर मोर देन 2 ग्रुप्स, जब आपके पास 2 ग्रुप्स हों, ठीक है। इट इज आल्सो यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ मोर देन 2 सैंपल्स, जब आप लोगों के पास डिफरेंट सैंपल्स हैं, बहुत ज़्यादा सैंपल्स हैं, उनका मीन निकाल के आप जब कंपेयर करते हैं तब भी एनोवा यूज़ किया जाता है, ठीक है। एनोवा एक्सपेरिमेंट नीड टू सेटिस्फाई 3 प्रिंसिपल्स, 3 प्रिंसिपल्स पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर 1 रेप्लिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय रेप्लिकेशन, 3 बेस पे करता है एनोवा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं इसकी, रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन एंड कंट्रोल। पता है रेप्लिकेशन रैंडमाइजेशन का, कोई बताएगा आप लोगों में से? एप्लीकेशन डीएनए की कॉपीज जो होती हैं, रेप्लिकेशन क्या होती है, वंस अगर रिपीट करें आप। सर डीएनए की जो कॉपीज बनती हैं। जी, गुड। डीएनए की कॉपीज बनती है, असल डीएनए अलग चीज होती है। कॉपीज का मकसद, मल्टी इसका रेप्लिकेशन का मकसद क्या होता है, कॉपी करना, यानी कि सेम कॉपी पेस्ट करना। हम जब जी एक्सपेरिमेंट सर। लगाते हैं, जी बच्चे गुड, जब हम एक्सपेरिमेंट लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, आप लोगों ने लैब काम किया है कभी, नहीं किया, नहीं किया होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर आपको हम कोई काम करवा रहे हैं तो हम आप एक ही, जैसे लाइक सीड को मैं ग्रो करवा रहा हूँ, किस पे, पेट्री प्लेट पे, पेट्री प्लेट पे फिल्टर पेपर को मॉइस्चर करके मैं सीड ग्रो करवा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, आपको एक पेट्री प्लेट नहीं रखूंगा, 1 2 3, ठीक है। जस्ट लाइक इसमें भी 3 सीड हैं, इसमें भी 3 सीड है, इसमें भी 3 सीड है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब एक ही चीज को मैंने 3 दफा रेप्लिकेट किया है। इसका मकसद क्या होता है रेप्लिकेट का, रेप्लिकेट का मकसद ये होता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे होते हैं तो आप एक चीज एक दफा नहीं देते, उस चीज को आप 2 दफा भी दे सकते हैं, 3 दफा, 5 दफा, 7 दफा, 15 दफा भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है जिस तरह आप डिजाइन करें। इसका मकसद क्या होता है कि अगर एक फर्स्ट पेट्री प्लेट में आपने 3 सीड डाले, सेकंड में भी 3 डाले, थर्ड में भी 3 डाले, मे बी इस 3 में से 2 सीड ऑलरेडी डैमेज हो, खराब हो, वो गिरो ना करें, ठीक है। मे बी एक सीड जो है वो डैमेज हो, एक खराब हो, वो ना ग्रो करे। इसमें से 2 सीड में से एक सीड जो है वो अफेक्टेड हो या इन्फेक्टेड हो किसी पेस्ट की वजह से, ठीक है, या वैरायटी अच्छी ना हो। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्लस इन्फेक्शन कंडीशंस प्लस माइक्रोबियल कंडीशंस, तमाम कंडीशंस को देख के हम रेप्लिकेट्स लगाते हैं। अगर एक सीड खराब है बाकी तो सीड खराब नहीं होंगे, 2 सीड खराब होंगे तो बाकी सीड तो खराब नहीं होंगे। तो इसीलिए रेप्लिकेट लगाने का मकसद ये होता है कि आपका रिजल्ट एक्यूरेट आए, आपके पास एक्यूरेसी के साथ और आपके पास जो है फाइनलाइज और अच्छा रिजल्ट आए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रेप्लिकेट लगाते हैं। आ गई यहाँ पे बात रेप्लिकेट समझ में? जी बच्चे, आ गई बात समझ में जी रेप्लिकेशन की?
क्या होता है, यानी कि एक ही चीज को आप रेप्लिकेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि आप लोगों का काम क्या है कि वो प्रॉपर हो सके। ठीक है, तो इसको कहा जाता है रेप्लिकेशंस। अच्छा, रेंडमाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय रेंडमाइजेशन? रेंडमाइजेशन का मकसद ये होता है कि आपके पास जो है काफी सैंपल्स हैं, ठीक है, तो आप उसको रेंडमली चेक करें। रेंडमली यानी कि इक्वल चांस हो सबको, ये प्रोबेबिलिटी के अंदर बता चुका हूं मेरे को, सबको इक्वल चांस हो। ठीक है, इक्वल चांस का मकसद क्या होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ वंस अगेन। ठीक है, अब आपको एक जस्ट लाइक फील्ड है कोई, ठीक है, एक मिनट बच्चे। अच्छा, जस्ट लाइक ये किसी क्रॉप वगैरह की फील्ड है, ठीक है, ठीक है, ये आपकी क्रॉप्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये लाइंस पे क्रॉप्स हैं, आपके प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब आपको कहा गया है कि आप इसकी जो है सैम्पलिंग करके आए। अब आप सैम्पलिंग किस तरीके से करेंगे, एक मिनट बच्चे, तो आप सैम्पलिंग किस तरीके से करेंगे? जाहिर बात है आपको सैम्पलिंग करने के लिए, एक मिनट इसको मैं क्लियर करके दोबारा बताता हूँ, असल में पेन का इशू हो रहा है। अच्छा, तो जस्ट लाइक ये आपके पास फील्ड है, ठीक है। तो अब रैंडमली सैम्पलिंग का मकसद क्या होता है कि आप यहाँ से भी सैंपल कलेक्ट करें, ठीक है, यहाँ से भी करें, ठीक है, और आप सेंटर में भी करें, और यहाँ से भी करें, और यहाँ से भी करें। तो ये क्या हो गया, आपने रैंडमली इक्वली जो है इसको हर जगह से सैंपलिंग कर ली, ठीक है। तो ये होता है रैंडमली, यानी कि आप इक्वल चांस देते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आपने वन साइड 3 सैंपल्स कलेक्ट किए, और जो है सेंटर में से भी 3 सैंपल कलेक्ट किए, और बाकी जो है एंड के अंदर भी 3 सैंपल से कलेक्ट किए। तो ये आपने काम क्या किया, रैंडमली सैंपलिंग की, ठीक है, यानी कि इक्वली चांस दिया और इक्वली सैंपलिंग की। तो इसके अंदर एनोवा एक्सपेरिमेंट के अंदर आप नंबर 1 रेप्लिकेशन लगाते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, सेकंड रेंडमाइजेशन करते हैं, यानी कि आप इक्वली चांस देते हैं, इक्वली सैंपलिंग करते हैं। थर्ड होता है कंट्रोल। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल? कंट्रोल ये कि आप एक ऐसा जो है जस्ट लाइक आपने 3 पेट्री प्लेट है, ठीक है, इसके अंदर सीड्स हैं, ठीक है, 3 पेट्री प्लेट हैं, इसके अंदर डिफरेंट सीड हैं, ठीक है। आपने क्या किया कि ये आपके पास रेप्लिकेट्स हैं, ये आपके पास सीड हैं, ठीक है। आपने सीड तीनों के जो हैं, ये तीनों सीड, ये तीनों प्लेट्स के अंदर सीड है, ठीक है, ये तो हो गया रेप्लिकेट। लेकिन एक ऐसी रेप्लिकेट भी आप बनाएंगे, एक ऐसा कंट्रोल बनाएंगे, कंट्रोल के अंदर जो सीड होंगे वो आप ट्रीटमेंट उसको नहीं देंगे, इन तीनों को ट्रीटमेंट देंगे, इनको नेचुरल फार्म के अंदर छोड़ देंगे। तो नेचुरल फार्म के अंदर रखने का क्या मकसद होगा, एक मिनट बता देता हूँ। अच्छा बच्चे, तो जस्ट लाइक और ये आपका कंट्रोल है, ठीक है, ये भी कंट्रोल है, ठीक। और ये क्या है, ये तीनों प्लेट्स आपकी रेप्लिकेट्स हैं, रेप्लिकेट्स हैं, RE। एक तो मुश्किल बहुत होता है यहाँ पे लिखना, ठीक है। जस्ट लाइक ये रेप्लिकेट्स हैं, ठीक है, ये तीनों आपके रेप्लिकेट्स हैं। इस पे आपने क्या किया कि आपके पास कुछ न्यूट्रिएंट्स थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, ठीक है, वो आपने अप्लाई किया कहाँ पे, इन तीनों पेट्री प्लेट्स पे। लेकिन कंट्रोल पे आप वो ट्रीटमेंट यूज नहीं करते। कंट्रोल पे आप क्या करेंगे, नेचुरल इनको ग्रो करने देंगे। नेचुरल ग्रो का मकसद यानी कि आप इसको टेप वाटर दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, आप इसके में जो है माइक्रो एलिमेंट्स को इंसर्ट नहीं करते। तो कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल नेचुरल होता है। तब अब आप क्या करेंगे, जब आपके पास रिजल्ट आएगा तो आप ये रिजल्ट कंट्रोल के साथ कंपेयर करेंगे कि इवन इसकी जो ग्रोथ है नॉर्मल हो रही है, या इनकी ग्रोथ जो है, इनको न्यूट्रिएंट मिलने की वजह से ये फास्ट ग्रोथ हो गई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल को कंपेयर करेंगे किसके साथ, रेप्लिकेट्स के साथ। तो इस तरह ये आप डेटा एनालिसिस करते हैं या आप डेटा को गेन करते हैं। आ गई बात समझ में, या वंस अगेन रिपीट करूं बच्चे में? जी बच्चे, सर आ गया समझ। आ गया। तो आप क्या करते हैं, वंस अगेन बता दूं, 3 रेप्लिकेट रखते हैं, 3 रेप्लिकेट को आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, 3 रेप्लिकेट को।
ठीक है। और नंबर 4th जो होता है वो आपके पास कंट्रोल है। तो कंट्रोल के अंदर क्या करते हैं, आप उसको ट्रीटमेंट नहीं देते बल्कि नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए उसको रख देते हैं। ठीक है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो करेगा और जो ट्रीटमेंट के साथ ग्रो करेगा, तब उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं और रिजल्ट्स को जो है वो फाइंड आउट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग स्टडी करते हैं, तो ये यहाँ पे एनोवा लगाया जाता है या एनोवा का काम जो है वो शुरू होता है डेटा पे। सही है बच्चे। अच्छा, इसके बाद एनोवा की टाइप है, नंबर 1 है वन वे एनोवा। वन वे एनोवा के अंदर क्या होता है कि आप लोग पास जो आप क्या करते हैं, इन विच वी कैन टेस्ट इफ 3 or more मीन्स आर इक्वल। ठीक है, जब आपके पास 3, ठीक है, आपके पास 3 या 3 से ज्यादा मीन्स आपके पास इक्वल हो, बराबर हो, आपके पास मौजूद हो, तब आप क्या करते हैं कि सिंगल फैक्टर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सिंगल फैक्टर एनालिसिस का क्या मकसद होता है कि आप क्या करते हैं, जस्ट लाइक आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आ जाती है, ये है इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑन यील्ड ऑफ वीट। अब आप क्या चेक कर रहे हैं, सिर्फ फर्टिलाइजर का इफेक्ट चेक कर रहे हैं वीट पे। ठीक है, या जस्ट लाइक फायर फर्टिलाइजेशन 5 fertilizers were used in different plants। ठीक है, यहाँ जस्ट लाइक आपने कहा कि 5 fertilizers, ठीक है, 3 से ज्यादा हो गए। तो ये सारी चीजें किसकी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है वन वे एनोवा की। इसका फार्मूला क्या होता है, इसको इस तरफ फाइंड आउट किया जाता है, F इज इक्वल टू MST, यानी कि इसका निकाला जाता है, F निकाला जाता है MST डिवाइड बाय MSE। ठीक है, F क्या है, एनोवा कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, MST यहाँ पे क्या है, मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक, और जो है MSE क्या है, मीन सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर एरर। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें निकाली जाती हैं। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। आ गई बात समझ में? आगे चलते हैं। वे टू वे एनोवा। टू वे एनोवा के अंदर क्या होता है कि आप कंपेयर करते हैं 2 फैक्टर्स या मल्टीपल फैक्टर्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो इसके अंदर जो है हम तब लगाते हैं टू वे एनोवा, यानी कि आपके पास फैक्टर्स 2 या 2 से ज्यादा हो या मल्टीपल ऑब्जर्वेशन हो। जस्ट लाइक एग्जाम्पल है, टेस्टिंग ऑफ इंटरेक्शन इज आल्सो नेसेसरी। ठीक है, इंटरेक्शन भी इसके अंदर किया जाता है। इंटरेक्शन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इफेक्ट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ प्लांट सॉइल। अब आपके पास 2 फैक्टर आ गए, आप को फर्टिलाइजर का इफेक्ट भी मालूम करना है और फर्टिलिटी को मालूम करना है। तो आपके पास 2 वे आ गए, 2 आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स आ गए, तो ये 2 वे एनोवा कहलाता है। या 2 फैक्टर्स फर्टिलाइजर एंड फर्टिलिटी, जिस तरह मैंने आपको कहा। ठीक है, तो इसके अंदर 2 फैक्टर्स फर्टिलाइजर और फर्टिलिटी को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसकी वजह से ये 2, जहां पे 2 फैक्टर्स हों तो वो 2 वे एनोवा कहा जाता है। ठीक है बच्चे। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे जो है आपके पास क्या है, ये जस्ट थ्योरी है, प्रैक्टिकल आप आगे जाके करेंगे। ठीक है बच्चे। तो अब आगे क्या है, फैक्टोरियल एनोवा। फैक्टोरियल एनोवा में क्या होता है कि बहुत ज्यादा आप जब आपके पास फैक्टर्स हों तो अब आप क्या यूज करते हैं, तब आप यूज करते हैं फैक्टोरियल एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंट वेयर द इफेक्ट्स ऑफ मोर देन वन फैक्टर्स are considered together are called factorial experiment and may be analyzed with the use of factorial ANOVA। तो उसको फैक्टोरियल एनोवा कहा जाता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा फैक्टर्स को यूज किया जाए या बहुत ज्यादा फैक्टर्स को जो है वो एनालिसिस किया जाए, तो वो जो है क्या कहलाता है, फैक्टोरियल एनोवा कहलाता है। इसके अंदर मेन इफेक्ट आता है। ठीक है, मेन इफेक्ट का मकसद है कि आपके पास आउटकम क्या आया है। ठीक है, आउटकम जो आता है तो वो मेन इफेक्ट कहलाता है। सही। तो इसमें इसके अलावा क्या होता है, दैट कैन शो कंसिस्टेंट डिफरेंस बिटवीन लेवल्स ऑफ फैक्टर्स। इसके अंदर डिफरेंट लेवल्स ऑफ फैक्टर्स को चेक आउट किया जाता है। जस्ट लाइक यूज ऑफ ड्रग्स टू बेसिस ऑन जेंडर, डोजेज एंड क्वांटिटी। अब जस्ट लाइक इसमें एग्जांपल बताई गई है, बच्चे ये देखें, अगर आपको एग्जांपल बताई गई है फैक्टोरियल एनोवा की। ठीक है, तो फैक्टोरियल एनोवा में क्या एग्जांपल है, जस्ट लाइक आप इसके अंदर देख सकते हैं कि यूज ऑफ ड्रग्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, डोजेस एंड क्वांटिटी। ठीक है, तो ड्रग्स, डिफरेंट ड्रग्स भी इसमें जो है फैक्टर है। इसके अंदर 4 फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स पे जब बात जाएगी तो ये फैक्टोरियल एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। सही है बच्चे।
आ गई बात समझ में? कोई क्वेश्चन, कोई आंसर जी इसमें? कोई आपको बात इसमें समझ में ना आई हो, या कुछ भी समझ में नहीं आया? बाज़ औक़ात होता यही है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होता और बाद में कह रहे होते हैं कि सर ये आप जो है हमें दोबारा करवा दें या प्रॉपर करवाएं। जी बच्चे, आपको समझ में आ गया सबको? कोई क्वेश्चन? मैं आज इसलिए आज मैं एनोवा शुरू नहीं कराना चाह रहा, क्योंकि मैं थोड़ा सा एनोवा कराऊंगा तो आपको आगे जाके तो जो है परेशानी होगी, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि एनोवा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करवाऊँ। ओके सर। न्यूमेरिकल ओके नेक्स्ट क्लास के अंदर जाके आप लोग को स्टार्ट कराओ। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं जल्दी बच्चे। सही है, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? जी सर। सब बातें समझ में आ गई? जी सर। चलें, गुड। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को जो है वो बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अच्छा मैं अच्छा बच्चे, मैं वो आपको एक बात बताना चाह रहा था, वो ये कि अब आप लोग जो है मुझे कंफर्म बताएंगे कि आप लोगों को क्या डेट आप लोगों को दी जाए टेस्ट वगैरह के लिए, क्योंकि 15 मार्च से पहले ये टेस्ट होगा आप लोगों का। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्लास तक आपस में डिसाइड करें। ठीक है, 20 मार्क का जो टेस्ट होगा वो मुझे कंडक्ट करवाना है। आप डेट डिसाइड करेंगे तो मैं आपको सिलेबस बता दूंगा। ठीक है, तो आप डेट डिसाइड करके सीआर को बता दीजिएगा, तो सीआर मुझे बता देगी। सही बच्चे? ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज। और बात सुनो, पीडीएफ भेजिएगा जिसमें सारी डेफिनेशंस होंगी, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं ना डेफिनेशंस। जी बच्चे, सर टॉपिक की जो डेफिनेशंस होती हैं, टॉपिक की डेफिनेशंस? जैसे अभी जैसे आपने अनोवा की जो थ्योरी है सारी, एनोवा की थ्योरी की मैं यूनिवर्सिटी में करवा चुका था, बाकी की जो है मैंने यहाँ पे करवाई है, तो मैं आपको पीपीटी वगैरह में भेज दूंगा। सही है जी बच्चे? सर मैं वो एक पीपीटी भेज दी। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज।